नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों देवेंद्र फडणवीस के विरोधियों को क्यों तवज्जो दे रही है बीजेपी? ये आजकल सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से बीजेपी कैसे निपटे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के चुनावों से पहले जितनी चालें चली थी, जनता की अदालत में सभी फेल हो गई। शिवसेना एनसीपी को बांटने का असर भी नहीं हुआ। 2019 की तुलना में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ और पार्टी केवल 9 सीट जीतने में सफल हो सकी। जाहिर है, इस नाकामी के सबसे बड़े जिम्मेदार प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा था और शायद यही सोचकर फडणवीस ने त्यागपत्र की पेशकश की थी। उन्होंने सरकार से बाहर रहकर पूरे समय संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। हालांकि उनके रिजाइन करने की नौबत नहीं आई, पर एक बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है जिससे निश्चित ही फडणवीस परेशान हो रहे होंगे। बीजेपी अब नए सिरे से महाराष्ट्र में अपना आधार बनाने के मकसद में काम कर रही है। खास बात यह है कि बीजेपी चुन चुनकर फडणवीस विरोधियों को महत्वपूर्ण भूमिका में ला रही है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ये नया अंदाज कितना कारगर साबित होता है। पंकजा मुंडे, उन्हें भी कोई मंत्री पद बड़ा देने की तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में पंकजा मुंडे कई वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रही हैं, ऐसी खबरें थी। शायद इसका कारण फडणवीस से उनका 36 का आंकड़ा हो सकता है, पर लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा को लगता है कि पंकजा मुंडे मराठवाड़ा में पार्टी के लिए संकट मोचक बन सकती हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार मराठवाड़ा क्षेत्र में एक भी सीट जीतने में नाकाम रहने के बाद बीजेपी इस ओबीसी नेता को विधान परिषद के जरिए सदन में लाने और उसके बाद मंत्री पद देने की योजना बना रही है। एक समय महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे प्रमुख ओबीसी चेहरा रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की 3 बेटियों में सबसे बड़ी पंकजा ने देवेंद्र फडणवीस के उदय के बाद से राज्य इकाई में खुद को दरकिनार किए जाने का दुख कभी नहीं छुपाया। पार्टी ने इस बार मराठा आरक्षण विरोध और ओबीसी लामबंदी के कारण अपनी जमीन खिसकने का एहसास होने के बाद ही पंकजा को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया था। बीड से पंकजा को टिकट उनकी बहन प्रीतम की कीमत पर मिला, जो इस क्षेत्र से 2 बार सांसद रही। हालांकि पंकजा 6000 वोटों के मामूली अंतर से हार गई, लेकिन पार्टी अब उनके लिए एमएलसी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। भाजपा के पास प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के रूप में एक ओबीसी चेहरा है, जो विदर्भ के रहने वाले हैं और जाति से जो है वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन मराठवाड़ा में एक ओबीसी चेहरे को सशक्त बनाने से मुंडे नाम के प्रभाव के अलावा और अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। भाजपा इस बार मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी। मराठवाड़ा में कुल 46 विधानसभा क्षेत्र की पार्टी है और यह भी संभव है कि पंकजा को राज्यसभा में भेजकर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं एकनाथ खडसे कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें इन दिनों राजनीतिक गलियारों में तेजी पकड़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता रहे एकनाथ खडसे के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें लोकसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हो गई थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में उनकी बीजेपी में वापसी हो सकती है। फडणवीस के साथ सत्ता संघर्ष के चलते ही उन्होंने पार्टी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है, जो कि सकारात्मक रही है। पार्टी उन्हें घर वापसी पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस जिम्मेदारी सरकार और संगठन दोनों में कहीं भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने एकनाथ खडसे को और बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन के बीच झगड़े को सुलझा लिया है। लोकसभा चुनाव में खडसे ने शरद पवार की पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी के लिए प्रचार किया था, ऐसी खबरें आई थी। तभी तो बीजेपी ने रावेर लोकसभा से जीत की हैट्रिक लगाने वाली उनकी बहू रक्षा खडसे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। खडसे ने तो देवेंद्र फडणवीस से मतभेद होने के बाद बीजेपी छोड़ दी थी। हालांकि उनकी बहू रक्षा खडसे बीजेपी में बनी रही। अगर खडसे बीजेपी में लौटते हैं तो न सिर्फ शरद पवार को झटका लगेगा, बल्कि जलगांव और इसके आसपास की राजनीति पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। वहीं विनोद तावड़े को भी मिल सकती है महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उथल पुथल देखने को मिला,
उसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में कई नेताओं के पदों के साथ में बदलाव कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके से पीछे मराठों की नाराजगी भी एक प्रमुख कारण रही है। कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मराठा जो वोटर्स हैं बीजेपी से किनारा न कर लें, इसीलिए पार्टी किसी भी मराठी चेहरे को महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी में है। प्रदेश में मराठों की जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसे देखते हुए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे विनोद तावड़े की महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी करा सकता है। विनोद तावड़े का 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए वे भी तगड़े दावेदार थे। फडणवीस से नहीं फडणवीस से नहीं बनने के चलते ही उन्हें पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाकर संगठन के कार्यों में लगा दिया। बिहार के प्रभारी के रूप में उनके काम की काफी तारीफ रही। नीतीश कुमार को एनडीए में वापस कराने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। देश भर में बहुत से सेलिब्रिटी और दूसरे पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी विनोद तावड़े के अनुभवों का लाभ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ले सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी है वो बड़े तैयारी में जो है वो जुटी हुई है और साथ ही साथ वो कई सारे ऐसे जो महाराष्ट्र के जो पद हैं, जो बड़े नेताओं के पद हैं, उसमें भी फेरबदल जो है वो करती दिखाई दे सकती है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण देते हुए बताया कि पंकजा मुंडे बीड से भले ही बहुत कम वोटों के अंतर से हार गई हों, लेकिन जिस तरीके से किसान नाराज चल रहे हैं और मराठा आरक्षण का जो जोर पकड़ रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी जो है नए तरीके के समीकरण महाराष्ट्र में बना सकती है और कई सारे ऐसे नेताओं को आगे ला सकती है जो कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें फायदा पहुंचा सकते हों। जैसे कि मैंने कुछ नाम आपको पहले ही बता दिए हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को भले ही इस्तीफा की पेशकश करने के बाद इस्तीफा उनसे न लिया गया हो, लेकिन उनकी भूमिका में भी बदलाव आ सकता है, इसकी पूरी आशंका दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात है विधानसभा चुनावों की, तो महायुति की तरफ से बजट में जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उससे साफ जाहिर है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के महायुति अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि एनडीए गठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में इस समय है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने महायुति को पिछाड़ा है, इसे देखते हुए महायुति भी ये जानती है कि मौजूदा स्थिति जो है उसके खिलाफ है और इसीलिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। जो महाराष्ट्र के वोटर्स जो बीजेपी और महायुति के जो अलायंस पार्टियां उनसे जो कट गए थे, उन्हें जो है मनाने की पूरी कोशिश और उसको उसके लिए जो पैतरेबाजी जो है वो सब कुछ चलाया जा रहा है। लेकिन वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार हो एनसीपी के लीडर, या फिर कांग्रेस, ये तीनों ही नेता बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन महायुति पे भारी पड़ सकता है और इसी वजह से कई बड़े नेता जो संपर्क की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, उसकी वजह भी सबसे बड़ी यही मानी जा रही है। तो विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मजबूत माना जा रहा है अभी तक के हिसाब से, लेकिन अभी भी 3.5 महीने का वक्त है और बहुत सारे समीकरण और बहुत सारे नेताओं के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से महायुति या बीजेपी खास तौर पर तैयारी कर रही है, उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका है कि कहाँ कमियां थी और कहाँ उसे ठीक किया जाना चाहिए। और उसी के साथ क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, एनडीए गठबंधन जो विपक्षी दल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है महाराष्ट्र में और महायुति और खासतौर से बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती और जानती है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।